नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाज शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के विस्तार से। उत्तराखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अपनी नई दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उन्हें सदस्यता दिलाई है। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के सीमांत जिले चमोली के निवासी हैं। वो बद्रीनाथ विद्यानगर विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं, जो वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गोरला ने उन्हें महेंद्र भट्ट को शुभकामनाएं भी दी हैं। महेंद्र भट्ट जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने आज राज्यसभा की सांसद के तौर पर शपथ ली है। सभी कार्यकर्ताओं की ओर से, व्यक्तिगत अपनी ओर से तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। निश्चित तौर पर महेंद्र जी के राज्यसभा सांसद के रूप में उत्तराखंड विकास की गति में और आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड के लिए नई योजनाओं से, नए रास्तों से उत्तराखंड में प्रगति के रथ पहिए और आगे तेजी से आगे चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है महेंद्र भट्ट जी के विजन के ऊपर, महेंद्र भट्ट जी के कार्यों के ऊपर। उत्तराखंड में मतदान संपन्न हो चुके हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। जहां एक तरफ बीजेपी घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव और सबके कल्याण की बात करती है। मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। तो वहीं आपको बता दें कि मथुरा दत्त जोशी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए उन्होंने बीजेपी के खिलाफ कटाक्ष किया है। ये तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। हम तो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सबके कल्याण की बात करते हैं, सबको सद्बुद्धि देने की बात करते हैं, सबका कल्याण हो कहते हैं। हम तो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं। हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देने वाले लोग हैं। हम तो गांधी के हत्यारे नहीं रहे, हम गौडसे के समर्थक भी नहीं रहे। हम तो गांधी के पुजारी हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। और इस देश में किसने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया, किसने राजनीतिक तुष्टीकरण किया, ये हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं, इस देश की जनता जानती है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के पहले चरण पर हुए मतदान में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कम मतदान हुआ, जबकि उत्तराखंड निर्वाचन आयोग के द्वारा 75% मतदान का लक्ष्य रखा गया था। इस बात को लेकर उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में कुल 61.5% मतदान हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार 57.24% मतदान ईवीएम से हुआ है और मतगणना के दिन तक पोस्टल बैलेट से हुए मतों की जोड़ने के बाद कुल मतदान प्रतिशत साझा किया जाएगा। लोकसभा निर्वाचन 2019 में जो ईवीएम से मतदान हुआ था उसमें 58.01% का मतदान ईवीएम के मतों से हुआ था। शेष जो उसमें वृद्धि हुआ था 61.5% तक का, वो जो अतिरिक्त परसेंट था वो डाक मतपत्र के माध्यम से, सर्विस वोटर्स के माध्यम से और जो हमारे उस समय दिव्यांग मतदाता और जो वृद्ध मतदाता थे उनके और जो मतदान कार्मिक थे उनके पोस्टल बैलेट के माध्यम से हुआ था और कुल मतदान 61.5% का हुआ है। ऋषिकेश तीर्थनगरी की सड़कों पर लोगों की जान खतरे में है। तीर्थनगरी की सड़कों पर लोगों की जान खतरे में दिखाई दे रही है। वहीं ठेकेदार की लापरवाही से सड़कों पर डिवाइडर निर्माण सामग्री फैली हुई है। खास बात यह है कि एम्स मार्ग पर सबसे ज्यादा आवारा सांडों की जमाई लगी रहती है और कोयल घाटी होते हुए भी प्रतिदिन दर्जनों एम्बुलेंस मरीज को लेकर एम्स पहुंचते हैं। आम नागरिकों के साथ मरीजों की जान भी इन दोनों समस्याओं की वजह से खतरे में दिखाई दे रही है।
नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि जल्दी ही समस्या का समाधान किया जाएगा। हॉस्पिटल पर जाने का ये मार्ग है जहां पर अक्सर आवारा जानवरों को देखा जाता है, जिसकी वजह से आवाजाही में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो वहीं अब सड़क के कार्यों का सामग्री जो है वो भी पसरा हुआ है, जिसके बाद लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर एम्बुलेंस जो इस रास्ते से गुजरती है उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं लोगों ने अब प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द किया जाए। जंगल में जंगली जानवरों के पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त किए जाने के संबंध में कांग्रेस पार्टी के नगर अध्यक्ष भुवन पांडे के नेतृत्व में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील पहुंचकर तहसीलदार के माध्यम से प्रमुख सचिव फॉरेस्ट को ज्ञापन भेजा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जंगल में जंगली जानवरों के लिए पेयजल की व्यवस्था नहीं होने की वजह से वो आबादी बहुत क्षेत्र में आ रहे हैं, तो वहीं जिससे जान माल का खतरा भी बना हुआ है। जंगली जानवरों के लिए व्यवस्था की जाने की मांग स्थानीय वासियों ने की है। उन्होंने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी साथ में ये मांग की है और ज्ञापन सौंपा है प्रशासन को। जंगली जानवरों को पानी मिलने की सुविधा के लिए उन्होंने खासकर मांग की है, क्योंकि अब गर्मी की वजह से जंगली जानवर रहायशी इलाकों में आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है और डर का माहौल बना हुआ है। जिसके बाद सभी ने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खास तौर पर ये अपील की है कि इनके लिए कोई इंतजाम किए जाए। बिल्कुल निश्चित, आपका सवाल बिल्कुल सही है। आज जैसे कांग्रेस कमेटी ने मिलकर सब लोगों ने यहाँ पर लालगंज तहसील में ज्ञापन दिया है कि जंगली जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करवाई जाए और जितने भी जानवर हैं, बात जंगली जानवरों की आज शहर में ज्यादा दिक्कत है। शहर में देखिए जगह जगह गली कूचे में हमारे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, उनसे बड़े बड़े जानवर सांड वगैरह जो रोडों में घूम रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। काफी समय से मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो नेतागण है बीजेपी के, वो सिर्फ यही कहते हैं कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, आज ये हो रहा है, उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। रास्ते में एक्सीडेंट हो जा रहा है जानवरों का, वो भी एक उसकी भी सरकारी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। देखिए, आज क्षेत्र के लोगों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जंगली जानवर के संबंध में। उनके द्वारा कहा गया कि जंगली जानवर जो है हमारी आबादी की तरफ आ रहे हैं और लोगों को किसी प्रकार का कोई नुकसान भी हो सकता है। तो जंगली जानवर के लिए सफिशिएंट पानी यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाए जनता में हमारे। तो इस संबंध में जो भी हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे संबंध में वार्तालाप की जाएगी, आपके संबंध में वार्तालाप की जाएगी। और हाँ, वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस वजह से आज हमारे शहर के अध्यक्ष भुवन पांडे द्वारा हम सब लोग जनप्रतिनिधि लोग और कांग्रेस के लोग इकट्ठा होकर तहसीलदार के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेज रहे हैं कि लाल कुआं की ऐसी समस्याएं हैं कि पीने के लिए जानवरों को पानी न होने की वजह से जंगलों में वो सब शहर बस्ती तरफ भाग रहे हैं। और कई बार देखा गया है कि वार्ड नंबर 3 के पीछे उधर से आते हैं हाथी और परसों भालू यहाँ घुस गया। इस तरह की घटनाएं हो रही जिससे बहुत भयभीत लोग हैं जो शहर के लोग हैं। इसलिए इसको निजात पाने के लिए आज ज्ञापन दिया गया है। देखिए, जिस तरीके से जंगली जानवरों का तांडव देखा जाए लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरा, कहीं किसानों की फसल बर्बाद का है तो कहीं भालू आ जा रहा है, कहीं गुलदार आ जा रहा है, तो कहीं आबादी क्षेत्र में हाथी घुस जा रहा है। तो मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। वन विभाग को इसमें सूद लेनी चाहिए और जगह जगह इन्होंने जंगलों में जो पानी की जो व्यवस्था जंगलों के अंदर जानवरों के लिए नहीं, खाने की इनके लिए व्यवस्था नहीं, तो आबादी शहर की ओर को भाग रहे हैं। इससे शहर के अंदर इनमें शहर की जनता के अंदर काफी आक्रोश है। और कहना चाहते हैं आज कांग्रेस कमेटी लाल कुआं के द्वारा आज हमने लाल कुआं तहसील में आकर के तहसीलदार मैडम के माध्यम से हमने सरकार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने बताया कि समय रहते अगर जंगली जानवरों के लिए देख रखाव के लिए अगर वन विभाग ने अगर ठोस कदम रणनीति नहीं बनाई तो इस पूरे शहर के अंदर कांग्रेस कमेटी मिलकर के उग्र आंदोलन के लिए बाध्य है। जो जंगली जानवर बार बार आबादी क्षेत्र में घुस जा रहे हैं, उनके यहाँ ग्रामीणों में जो भय का माहौल बना हुआ है, उनसे निजात पाने के लिए कि जंगल में उनके पानी की व्यवस्था की जाए और जिससे यहाँ ग्रामीणों में जो भय का माहौल बना हुआ है उससे निजात मिल सके, इसको लेकर ही हमने आज ज्ञापन दिया है। जनपद उधम सिंह नगर में खटीमा क्षेत्र के खेतल संडा खाम में प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा सरकारी भूमि को प्लाटिंग करने के प्रयास की सूचना पर मौके पर पहुंचे तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन को कब्जे में लेकर तहसील का बोर्ड लगा दिया है, जिससे कि इस भूमि पर कोई दोबारा कब्जा न कर पाए।
तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि कोई दोबारा प्लॉटिंग का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल फिलहाल में ही सरकारी भूमि पर प्लॉटिंग का ये मामला सामने आया है, जिस पर अब तहसीलदार ने बोर्ड लगा दिया है और बोर्ड लगाकर ये कहा है कि अब किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी ऐसा करने की कोशिश करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की भी बात तहसीलदार द्वारा की गई है। खाता संख्या 153, खसरा संख्या 431 में सूचना मिली इनको कि कुछ लोगों द्वारा प्लॉटिंग का प्रयास किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह सरकारी लैंड है, 5 एकड़ सरकारी लैंड है। तो वहाँ पे भूमि को कब्जे में लिया गया है, तो वहाँ हमने अपना बोर्ड भी लगा दिया है और ऐसा प्रयास कोई भी करेगा तो उसको फिर इसके परिणाम भुगतने होंगे। सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त प्रशासन द्वारा नहीं किया जाएगा। हाँ, इस पर हम प्रस्ताव बना रहे हैं, अगर कोई उठा लेना चाहेगा तो हम उसको दे देंगे या पट्टे वगैरह को आवंटित करने होंगे भूमि लेने के लिए, उसमें करने की हम कार्रवाई करेंगे। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA से अब 7 दिन में मकान का नक्शा पास होने लगा है। यदि नक्शा बायलॉज के अनुसार नहीं पाया जाता है तो फिर SDDA का सॉफ्टवेयर आवेदक को होल्ड या रिजेक्ट का ईमेल भेज रहा है। आपको बता दें कि MDDA अपने इस सॉफ्टवेयर पर काफी समय से प्रैक्टिस कर रहा था और अब सफलता मिलते ही MDDA में फाइलों का अचार कम हो गया है और MDDA के वाइस चेयरमैन बंशीधर तिवारी ने बताया कि भवनों के नक्शे के पास कराने के लिए आवेदकों को विकास प्राधिकरण के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब इस काम में MDDA ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। MDDA ने ये सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जिसकी वजह से अब लोगों को सरलता हो रही है। सॉफ्टवेयर का काम आसानी से सफलतापूर्वक निपटा लिया गया है, जिसके बाद नक्शा पास कराने के लिए लोगों को सॉफ्टवेयर पर ही अब अपडेट मिल जाते हैं, जिसके लिए लोगों को MDDA ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए, गत वर्ष जैसा कि हमने मार्च जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पे पूरा पिछले साल का डाटा निकाला था, तो उसमें पूर्व वर्ष की तुलना में काफी जो हमारी मानसिक प्रक्रिया है उस प्रति हम लोगों ने तेजी लाई। तो काफी मतलब आप ऐसे समझिए कि 170 करोड़ का डेवलपमेंट चार्ज हमारे यहाँ जमा हुआ था पूर्व में, जो इस वर्ष बढ़ा करके हमने लगभग 230 करोड़ किया है। ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंचने वाले मरीजों को अब शुद्ध पेयजल पीने के लिए मिलेगा। दरअसल अंगवाल वेलफेयर सोसाइटी ऋषिकेश ने अस्पताल के चिकित्सकों की डिमांड पर अस्पताल के इमरजेंसी में एक प्योरीफाइड RO लगवा दिया है। बता दें कि अंगवाल वेलफेयर सोसाइटी ऋषिकेश के सदस्य सरकारी अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने इमरजेंसी कक्ष में डॉक्टरों से मुलाकात की और उनकी डिमांड पर RO लगाने की जानकारी दी। तो जब आता तो आदमी अपने साथ पानी भी नहीं लेके आता, कुछ भी नहीं लेके आता है। उसे ये रहता है कि मैं किस तरह से पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचाऊं। तो जब हॉस्पिटल में आता है और पानी के लिए तड़पता है, मैंने वो तड़पन देखी है, तो मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पर मैं RO लगाऊं। यहाँ पर कोई भी मदद नहीं करता है, ऐसा भी नहीं है कि कोई 2 घूंट पानी भी पिलाए। तो मेरे दिमाग में आया और मैंने जब अपने डिस्कस करा अपनी टीम से, हमारी अंगवाल वेलफेयर सोसाइटी है, तो उन्होंने कहा कि हमको वहाँ पर RO लगाना चाहिए। ये मेरी पूरी टीम है। जैसे कई बार देखा गया है कि हॉस्पिटल के अंदर पानी की कमी देखने को मिली है, तो ऐसे में क्या कहेंगे? तो गर्मियों में पानी की कमी तो हो जाती है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है हॉस्पिटल है, ये तो इमरजेंसी सेवाएं, यहाँ पर जल संस्थान को इमरजेंसी सेवाएं अपनी चालू रखनी चाहिए और पानी का बिल्कुल भी अभाव नहीं होना चाहिए इन जगहों पे।
हल्द्वानी में जंगलों में लग रही आग को रोकने के लिए डीएफओ हिमांशु वागरी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए टोल फ्री नंबर भी बताया है। उन्होंने कहा है कि वन महकमा पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, साथ ही दमकल विभाग की भी तैनाती की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड एक पर्यटक क्षेत्र है और बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से पर्यावरण को हानि होती है, जिसकी वजह से राज्य में पर्यटक भी नहीं आ पाते हैं और इसका भुगतान भी राज्य को उठाना पड़ता है। जी, जो वनाग्नि है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये एक आपदा के तौर पर घोषित किया गया है। वनाग्नि होने से न केवल जंगलों को नुकसान होता है, किंतु वहाँ पर जीव जंतु हैं उनको नुकसान होता है। साथ ही उत्तराखंड जो है एक पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य है। जब वनाग्नि होती है तो वातावरण ऐसा खराब हो जाता है कि पर्यटक यहाँ पर आने का रुख नहीं करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से वनाग्नि रोकना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और मेरी से सभी से अपील रहेगी कि वनाग्नि जो है स्वतः नहीं लगती है, इसमें किसी की या तो गलती से या जानबूझकर लगाया जाता है। तो सभी से अपील ये रहेगी कि कृपया करके जब भी आप कहीं जंगलों के आसपास जाते हैं तो कोई भी जलती हुई आग वहाँ पर ना छोड़ें। यदि आपको कोई व्यक्ति आग लगाते हुए आपको अगर मिलता है तो उसकी सूचना तत्काल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मास्टर कंट्रोल रूम की सूचना दे दें, जिससे कि इसमें उचित कार्रवाई विभाग द्वारा की जा सके। नैनीताल जिले में पर्यटन सीजन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। गर्मी के सीजन में देश विदेश से सैलानी पहाड़ों की ठंडी वादियों में घूमने के लिए आते हैं। बता दें कि हमेशा पार्किंग और यातायात की व्यवस्था पर्यटकों को परेशानी में डालती है, इसलिए जिलाधिकारी ने यातायात से लेकर पर्यटकों के लिए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी वंदराव सिंह का कहना है कि प्रशासन द्वारा कई पार्किंग चिन्हित किए गए हैं, साथ ही कई पार्किंग के निर्माण चल रहे हैं, जिन्हें जल्द सुचारू किया जाएगा। साथ ही पर्यटकों को बेहतर व्यवस्था मिले, यही हमारा प्रयास है और यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग भी पर्यटन सीजन में विशेष व्यवस्था कर रहा है। जो पार्किंग हमारी विभिन्न टेंडर इत्यादि प्रक्रियाएं पूर्ण न होने के कारण सुचारू संचालित नहीं हो पाई हैं, उन पार्किंग्स को विभागीय माध्यम से और अन्य माध्यमों से संचालित करवाया जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज फोर्स की लगती है, परिवहन विभाग की प्रवर्तन इत्यादि की कार्रवाइयां होती हैं, उन पर भी काम किया जाएगा। उत्तर भारत और पड़ोसी देश नेपाल का सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम मेला चल रहा है और वहीं उत्तर प्रदेश से श्रद्धालुओं की भारी गर्मी देखी जा रही है, जहां टैक्सी चालकों को सवारी के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में पड़ोसी देश नेपाल से भारी संख्या में मां पूर्णागिरि धाम दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जनकपुर पहुंच रहे हैं। वहीं पूर्णागिरि धाम से स्थित कुछ धर्मशालाओं द्वारा अपने स्थानीय व्यक्ति के साथ नेपाल के कमीशन एजेंट से मिलकर उन नेपाली श्रद्धालुओं को बहला फुसलाकर पूर्णागिरि मार्ग पर चल रही बसों में ठूलीगढ़ तक बैठाया जा रहा है और उसके बाद वह यात्री आगे का सफर पैदल कर रहे हैं, जबकि ठूलीगढ़ से भैरव मंदिर तक ले जाने के लिए वाहनों के लिए व्यवस्था है, जिससे मैक्स टैक्सी चालकों और स्वामियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मेले का जो है शुभारंभ हो चुका है, जिसके चलते श्रद्धालुओं का अब तांता भी बढ़ गया है आने जाने का। लेकिन टैक्सी चालकों के लिए परेशानी का अब ये सबब बन रहा है, क्योंकि श्रद्धालुओं को अब टैक्सी कुछ ही दूर तक छोड़ पाते हैं, उसके बाद श्रद्धालुओं को पैदल चलकर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से टैक्सियों चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मां पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालु जनकपुर होते हुए पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। इसी क्रम में आस्था पर अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ रुद्रपुर से आए 38 वर्षीय प्रेम शंकर अपने बच्चों और पत्नी के साथ 15 दिनों का सफर तय कर चुके हैं और मेला क्षेत्र ठूलीगढ़ पहुंचे और इस पर उन्होंने बताया कि आगे भी प्रेम शंकर का सफर जारी रहेगा और मां पूर्णागिरि के दर्शन करेंगे। अल्मोड़ा नगर पालिका के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार हो चुकी है, जिससे 2018 की तुलना में कमी दर्ज की गई है। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग से जारी सूचना में 1970 मतदाता कम हुए हैं, जिसको लेकर जानकार लोगों ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है और चुनाव से पहले एक बार फिर से सूची बनाने की कवायद करने की मांग की है।
अल्मोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में इस बार जो मतदाता सूची तैयार की गई है उसमें लगभग 2000 मतदाता कम दिखाई दिए हैं 2018 से। तो ये बड़ा आश्चर्य का विषय है। इसमें जो निवर्तमान चेयरमैन हैं प्रभाष जोशी जी, उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया है और मुझे सरकार से ये कहने का एक अनुरोध है कि एक बार मतदाता सूची पुनः बनाई जाए, लोगों को सुविधा दी जाए कि अगर किसी का नाम छोटा है तो वो नाम उसमें शामिल कर सके ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रूप में आगे हो सके। उत्तराखंड में हाल ही में पहले चरण के लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हुए हैं और अभी कुछ ही दिन बीते हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस भी लगातार 500 सीटों पर जीत के दावे कर रही है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूती से काम किया है और जो उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं उन्हें काफी अच्छा महसूस हुआ होगा, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार चुनाव में खड़े रहे। सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी जान लगाकर काम किया है। इसके साथ ही करण मारा ने कहा कि वोटिंग प्रतिशत तो कम रहा है, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को ही होगा। देखिए, कार्यकर्ता ने बहुत मजबूती से काम किया और मैं देख रहा हूं कि जो स्टडर्ड वे में कांग्रेस काम कर रही थी पिछले डिसेंट्रलाइज होकर पिछले 1-1.5 साल से, कार्यकर्ता जीवित था और कैंडिडेट्स को बड़े अच्छा लगा होगा क्योंकि हर जगह कार्यकर्ता खड़ा हुआ मिला है और कार्यकर्ता ने पूरी जान लगा के काम किया है। वोट परसेंटेज गिरा है लेकिन उसका फायदा कांग्रेस को होगा, जो मुझे मानना है, क्योंकि बीजेपी सरकार की कामों को देख के बहुत नाराजगी लोगों में थी और कई लोग इसी वजह से निराशा में वोट देने नहीं गए। जो लोगों को ज्वाइनिंग कराई बीजेपी में उससे लेके भी नाराजगी थी। कैडर, बहुत सारा बीजेपी का कैडर वोट देने नहीं गया। वहीं सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों ने वोट दिया है जो कांग्रेस के पक्ष में गया है। नागरिकता संशोधन कानून पास होने के बाद ऑनलाइन भरे जा रहे प्रमाण पत्र को लेकर नगर पंचायत निवर्तमान अध्यक्ष सीमा सरकार के आवास पर उत्तराखंड सीएए प्रकोष्ठ के बीजेपी सह संयोजक के दास के नेतृत्व में बैठक की गई। बैठक के दौरान सीएए ऑनलाइन नागरिकता फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, इसके विषय में विशेष चर्चा की गई और इस दौरान दिनेशपुर क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि और संभ्रांत लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। तो बता दें कि उत्तराखंड सीएए प्रकोष्ठ के बीजेपी सह संयोजक के दास ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून को सरल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पास किया गया है। बैठक हम कर रहे हैं सीएए जो गवर्नमेंट 1919 पे जो नागरिकता देने के लिए कानून पास किया, जिसका 11 मार्च को अधिसूचना जारी हो गया। बंगालियों को, बौद्ध को, सिखों को, इन लोगों को नागरिकता देंगे। इस संबंध में पब्लिक से फार्म भराया जाएगा, उसको एजुकेट करने के लिए बैठा कि फार्म कैसे भरे जाएंगे, कोई पब्लिक से चीटिंग ना करे, पब्लिक को क्या क्या दस्तावेज चाहिए, इस संबंध में पब्लिक को जागरूक करने के लिए आज का मीटिंग लिया जाएगा। इसका कोई शुल्क नहीं है, केवल सीबीएसई सेंटर जो अपना मेहनताना है वही लेगा। इसीलिए उन सीबीएसई सेंटर के लोगों को बुलाया गया कि आप पब्लिक के साथ किसी प्रकार से अन्याय नहीं करेंगे, जो आपका मिनिमम चार्जेस है वही आप लेंगे। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जो लोग अखंड भारत के नागरिक थे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ से जो भी हिंदू आए हैं उनको जो है बिना शर्त में उनको नागरिकता दी जाएगी। ये बिल पास हुआ है, जिसके तहत हम लोगों ने, पार्टी के कार्यकर्ता इस काम में लगे हुए हैं और कल से जो है फार्म भरने का काम चालू हो जाएगा दिनेशपुर क्षेत्र में। और उसमें जो है मात्र 3 चीज़ों की जरूरत है। एक, मंदिर से प्रमाण पत्र मिलेगा कि ये जो हिंदू है और ये शरणार्थी है, और दूसरा एक आधार कार्ड और एक फोटो। ये 3 चीजें होने से जो है उनको नागरिकता दी जाएगी और इसका ऐप भी लॉन्च हो गया है और कल से जो है हमारे लोग जो है, हमारे कार्यकर्ता इस काम में जुट जाएंगे। देहरादून के कुछ इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स तो लगी है, लेकिन वो बेहतर ढंग से काम नहीं करती है और कुछ तो जलती ही नहीं है। ऐसे में कई जगह अंधेरा हो जाता है, जिससे सड़कों पर दुर्घटना का भी बड़ा खतरा बना रहता है। नगर निगम के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने खराब हुई स्ट्रीट लाइट्स के बारे में कहा कि स्ट्रीट लाइट्स का काम नगर निगम कर रहा है। देखिए, स्ट्रीट लाइट का काम निगम की तरफ से एनर्जी एफिशिएंसी लिमिटेड EESL को दिया गया है और उनके द्वारा वेंडर से काम कराया जाता है। इसके लिए द्वारा हमारे क्लॉज में शर्त है, ये हमारे टेंडर में क्लॉज है कि 48 घंटे के अंतर्गत उनको लाइट सही करनी होती है, अदरवाइज उन पर पेनल्टी इम्पोज की जाती है। तो अभी भी जो प्रकरण वो 48 घंटे में प्रारंभ नहीं कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसके लिए उन पर
देहरादून के दून अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, ईईजी और ईसीजी जैसी सुविधाओं के लिए अक्सर मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए अब शासन की तरफ से एक कंपनी के साथ टाई अप किया गया है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि इस कंपनी के जरिए अस्पताल को अल्ट्रासाउंड, ईईजी और ईसीजी के लिए अलग से डॉक्टर और मशीनें मुहैया कराई जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ओपीडी में अल्ट्रासाउंड के लिए 2 मशीनें उपलब्ध रहेंगी और मरीजों को अगले दिन के लिए समय नहीं देना पड़ेगा। हाँ देखिए, बिल्कुल इसको देखा गया है कि ये सब जांचें हैं थोड़ी सी, क्योंकि इसको एक किसी डॉक्टर को करना पड़ता है, ये किसी मशीन द्वारा स्वतः नहीं करी जा सकती। तो ऐसे में शासन ने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है, जो हमें ईसीजी, ईईजी और अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर्स मुहैया कराएगा और अपनी मशीन मुहैया कराएगा। तो ऐसे क्रम में हम लोगों ने एक कंपनी के जरिए यहाँ पर, जहाँ पुराना अल्ट्रासाउंड होता था वहाँ पर उसको जगह दी गई है, वहाँ पर ये तीनों सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और जो पुराना अल्ट्रासाउंड है हमारा, वो भी उसके साथ वाले कमरे में जारी रहेगा। तो इस तरह से अब ओपीडी के मरीजों के लिए 2 अल्ट्रासाउंड मशीन हमारे पास बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएंगी, और जो कई बार हमें टाइम देना पड़ता है अगले दिन का या 2-3 दिन बाद। लक्सर हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में किशनपुर में गेहूं की पकी हुई फसल में आग लग गई, जिससे कि 20 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। आनन फानन में आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 15 बीघा गेहूं की फसल जल चुकी थी। वहीं समाज सेवी धर्मेंद्र चौहान, क्षेत्र पंचायत सदस्य चंद्र किरण और जिला पंचायत सदस्य सोहनवीर पाल ने कहा कि सरकार को चाहिए कि किसान को उसकी जली हुई फसल का उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे किसान अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप, और फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। Constant innovation. The group provides its clients